हाँ भाई ट्वेल्थ, क्या हाल? सब बढ़िया ना? तो देखो, आज जो मैं तुम लोगों को चैप्टर करवाने वाला हूँ ना, वो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि 6 नंबर में जो तुम्हारे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा और 6 नंबर तुमको पक्के करने हैं। तो वो तुम इस वीडियो से पूरे के पूरे कर सकते हो। ये चैप्टर टोटल तुम्हारे 8 नंबर का आ रहा है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का या तो एक क्वेश्चन होगा या तो एक एक नंबर के 2 MCQ तुम लोग को इस चैप्टर से देखने मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये तुम्हारी बुक का सबसे पहला चैप्टर है, बट मैं तुमको ये तीसरे नंबर पे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आगे के चैप्टर से कनेक्टेड थी और वो मैंने तुमको पहले कंप्लीट करवा दिया, तो तुमको अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो देखो, बात क्या है, इस चैप्टर की जो टाइमलाइन है वो है 1947 के बाद की, कि इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ तो आजादी के बाद इंडिया के सामने कौन कौन से वो प्रॉब्लम आए जिन प्रॉब्लम को इंडिया को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो मेनली देखो, ये क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इंडिया के सामने कौन से मेजर 3 प्रॉब्लम आए थे। तो वो जो 3 प्रॉब्लम थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक जो क्वेश्चन आने वाला वो मैंने तुमको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि तुमको ये चीजें हुई कैसे, सॉल्व कैसे करी, प्रॉब्लम आखिर में थी क्या। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं 1 नंबर के लिए कि इंडिया आजाद कब हुआ। सबको पता है कब हुआ है, 15 अगस्त को। बट जो प्रॉपर डेट है वो क्या है, 14 से 15 अगस्त के बीच की रात को इंडिया क्या हुआ है, आजाद हुआ है। उस समय हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने क्या भाषण दिया था, उस भाषण का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ, अब देखो इंडिया के अंदर जब आजादी मिली इंडिया को, तो इंडिया के सामने क्या हुआ। तो देखो, सबसे बड़ी बात, हम इंडिपेंडेंस के लिए खुश तो थे कि भाई हाँ भाई चलो अंग्रेज हमको आजाद करके चले गए, बट अंग्रेजों ने हमारे को बहुत बड़ा दर्द दिया। अब वो दर्द क्या दिया कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद 2 देशों में बट गया, एक बन गया पाकिस्तान और एक बन गया हमारा इंडिया। अब पाकिस्तान भी ये नहीं है कि जब आजाद हुआ तो एक ही पाकिस्तान था। पाकिस्तान शुरुआत में कितने थे, 2, ये मैंने तुमको बता रखा है। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। चलो भाई कमेंट में जाओ और बताओ बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था वो कब आजाद हुआ है, ये तुम्हारे को कमेंट में लिखना है। सबसे पहले समझते हैं कि यहां से तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन उठ के आएगा कि भाई ये बताओ टू नेशन थ्योरी क्या है। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी का मतलब क्या है। तो देखो, 2 नेशन थ्योरी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक ऐसी चीज करने वाले जहां पे प्रॉपर 2 देश हमको देखने को मिलेंगे। अब वो जो 2 देश होंगे वो उसकी मांग किसने करी थी, तो इसकी मांग हमारे देश के मुस्लिम लीग ने करी थी। अब ये सारी बातें तुम्हारी हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, बट फिर भी मैं तुमको एक ओवरव्यू दे देता हूं। जब इंडिया आजाद हो रहा था, इंडिया में 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, एक थी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। कांग्रेस मेनली हिंदू लोगों के लिए काम करती थी शुरुआत में, बट इन्होंने ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए काम करना चालू करा। बट जो मुस्लिम लीग थी ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना चाहती थी। तो मुस्लिम लीग को धीरे धीरे क्या लगने लगा, आजादी धीरे धीरे जब पास आती गई तो मुस्लिम लीग को डर लगने लगा कि आजादी के बाद जो मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हमारे देश के हैं, उनको ज्यादा राइट पावर नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात बोली। 2 नेशन थ्योरी के अंदर क्या बोला गया कि जैसे ही अंग्रेज इंडिया को आजाद करेंगे तो इंडिया से एक देश और अलग होगा जिसको क्या बोला जाएगा, पाकिस्तान बोला जाएगा। ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया। इसके बारे में किसने बोला था, मुस्लिम लीग ने बोला था। और ये जो बंटवारा होगा ये किस बेसिस पे होगा, ये होगा रिलीजन के बेसिस पे, मतलब धर्म के बेसिस पे। और ये धर्म के बेसिस पे हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा, एक हो गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश और एक हो गया वेस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे प्रॉपर हमारा पाकिस्तान है। अब ये जो 2 नेशन थ्योरी वाली बात आई, इस 2 नेशन थ्योरी से भी एक प्रॉब्लम निकल के आई, क्या भाई, डिवीजन ऑफ स्टेट। डिवीजन ऑफ स्टेट में क्या बोला गया है, देखो हमने ये तो बोल दिया कि धर्म के बेसिस पे हम नए देश बनाएंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे। बट यार इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे 1947 और उससे पहले, वो इंडिया के अंदर अलग अलग शहरों में बटे हुए थे। ठीक है, ये नहीं है कि उनका प्रॉपर शहर में ही सिर्फ मुसलमान रहा करते थे। सबसे ज्यादा मुसलमान हमको 2 जगहों पे देखने को मिले, एक पंजाब और एक बंगाल। तो सबसे ज्यादा दंगे कहां हुए हैं हमारे को देखने को, पंजाब और बंगाल में हमको सबसे ज्यादा दंगे देखने को मिले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इस साइड वाले पाकिस्तान में जो अभी के टाइम पे इस साइड वाले पंजाब में जो अभी के टाइम पे पाकिस्तान में, वहां पे जितने भी पंजाबी थे
उन बेचारों को कहां भाग के आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा। और इंडिया के पंजाब में जितने भी मुसलमान थे उनको कहां भाग के जाना पड़ा, भाई पाकिस्तान जाना पड़ा। जिन लोगों ने गदर देखी होगी उनको ये वाला सीन पता होगा कि क्या हो रहा था, मारकाट हो रही थी धर्म के नाम पे, और सबसे ज्यादा मारकाट कहां हुई थी, पंजाब और बंगाल में। ठीक है, यहां तक का फंडा तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब जरा आते हैं इस वाले फंडे पे, और ये तुम्हारा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ढंग से समझना। इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया के आजादी के बाद एक तो इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, ये फंडा हमने क्लियर कर लिया। अब पाकिस्तान के अलग होते इंडिया के सामने तीन सबसे बड़े क्या थे, दिक्कतें थी। वो दिक्कत क्या थी, सबसे पहली समझते हैं हम जरा, बिल्डिंग अ यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा देश बनाना जो हमेशा क्या रहे, एक रहे, मतलब उसके लोग हमेशा एक साथ एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई समझते हैं जरा। 1947 में इंडिया तुरंत दो देशों में बढ़ गया। अब देखो वो बटा था किसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे। और इंडिया के अंदर धर्म बहुत सारे थे, अभी भी बहुत सारे हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर जाति भी बहुत सारी है। तो इंडिया की सरकार के सामने सबसे बड़ा डर क्या था कि यार अब हमारा देश ना धर्म के नाम पे ना बढ़ जाए, वापस ना बढ़ जाए। चलो अगर हम धर्म के नाम पे बटने से रोक लेते हैं तो कहीं जाति के नाम पे वापस ना बढ़ जाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया के सामने ये थी कि इंडिया को हमको बांटने से क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने 1947 में ये वाली प्रॉब्लम देखी, अब धीरे धीरे 2025 जो आया है तो हमको लग रहा है कि हाँ भाई जो ये वाली प्रॉब्लम थी इंडिया के सामने, ये क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। अब इंडिया और बटने वाला नहीं है। हाँ कभी कहीं ना कहीं किसी किसी एरिया में आवाजें उठती जरूर है, बट पूरा और ओवर इंडिया क्या चाहता है, इंडिया के अंदर ही रहना चाहता है। अब आ जाते दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम देखो क्या थी, डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र। इंडिया के अंदर लोकतंत्र लाने ही सबसे बड़ी क्या थी, समस्या थी। ये तुम्हारा एक मात्र ये वाला चैप्टर रह गया, ये मैं करवाऊंगा तुमको तब समझ आएगा, बाकी फिर भी मैं बता देता हूं। तो देखो बात क्या थी, डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि इंडिया के अंदर हमको हर बार क्या करवाना है, इलेक्शन करवाना है। किस चीज के लिए, सरकार के लिए। ठीक है, इंडिया के अंदर हमको हर बार इलेक्शन करवाना पड़ेगा, किसको चुनने के लिए, सरकार को चुनने के लिए। बट हमारे इंडिया में जो लोग थे उन लोगों को पता ही नहीं था इलेक्शन कैसे करवाया जाता है। उसके बाद लोगों की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। और हमको यही नहीं पता था कि यार किस तरीके से हमको निर्वाचित क्षेत्र बनाने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेंगी, और किस तरीके से लोग वोट डालेंगे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि लोकतंत्र किस तरीके से स्थापित होगा। बट अभी हमको ये भी पता है कि इंडिया में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई है। बाकी ये वाली चीज तुम अगली वीडियो में भी ढंग से समझ जाओगे जब ये प्रॉपर ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी डेवलपमेंट की, कि इंडिया को आखिरकार किस तरीके से डेवलप करा जाए। अब ये तुमने जो लास्ट वीडियो देखी थी अभी मेरी, तो उसमें तुमको पता चल गया था इंडिया ने इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा, कि हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। किसकी मदद से, प्लानिंग कमीशन की मदद से, जिसको आज के टाइम पे क्या नाम दिया गया है, नीति आयोग नाम दिया गया है, जो क्या करती है, हर 5 साल के लिए क्या बनाती है, प्लान बनाती है। तो ये तीन सबसे बड़ी दिक्कतें थी इंडिया के सामने, जिसको इंडिया ने काफी हद तक सॉल्व कर लिया है। और आजादी के समय पे क्या क्या चीजें हुई वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो, अब यहां पे एक चीज और, अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अब ये कहानी क्या है ये समझो जरा अच्छे से। बात क्या थी, जब इंडिया से अंग्रेज जाने वाले थे इंडिया को आजाद करके, तो अंग्रेजों ने एक बात बोली कि इंडिया के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, कितने प्रिंसली स्टेट थे 565। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या हो गया, रजवाड़े, जिनके ऊपर राजाओं का राज चलता था, वो या तो इंडिया में मिल जाए कि भाई मैं इंडिया का हिस्सा बन जाऊंगा, या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए कि भाई मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा, या तो वो अपना अलग शहर को चलाने की कोशिश करे। तो अब ये है क्या, वापस से समझो कि देखो क्या था, अंग्रेजों ने इंडिया पे कैसे राज करा था। आधे इंडिया पे तो अंग्रेज खुद राज करते थे, आधे पे वो क्या करते थे, राजाओं के द्वारा राज करवाया जाता था। कि जैसे मैं अंग्रेज हो गया, ये राजा हो गया, और ये इसके नीचे क्या हो गए, लोग हो गए, गांव हो गए। तो मैंने इसको ऑर्डर दिया और ये क्या देगा, गांव को ऑर्डर देगा। तो अब जब मैं जा रहा हूं तो मैंने इस राजा को क्या बोला कि या तो तू इंडिया में जाके चल मिल जा, या तो तू पाकिस्तान में मिल जा, या तो तू अपना गांव एज इट इज चला। ठीक है, तो 565 रजवाड़ों ने, प्रिंसली स्टेट ने क्या बोला कि ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा ना मैं इंडिया में मिलूंगा। अब यही सबसे बड़ा कारण बन गया कि इंडिया बट जाएगा। तो इंडिया को बांटने से रोकने के लिए आगे आए हमारे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 565 रजवाड़ों से बात करी कि भाई तुमको इंडिया में मिलना होगा,
या तो प्यार से मिलो या तो हम किसी ना किसी तरीके से तुमको मिलवा ही लेंगे। और उन्होंने कैसे ना कैसे करके इन 565 रजवाड़ों को इंडिया में क्या कर लिया, मिला लिया। अब उसके लिए जिस एग्रीमेंट पे साइन करा गया है, उसके लिए जिस एग्रीमेंट पे साइन करा गया है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ठीक है, ये एक नंबर के लिए तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इतना देखो, फिर इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कौन कौन से वो रजवाड़े थे जो इंडिया में मिलने के लिए क्या कर रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, और इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना पहले क्लियर करो, फिर मैं मिलता हूं तुमसे। स्क्रीनशॉट लो। तो लास्ट अभी मैंने जितनी भी चीजें तुम लोग को बताई है तुम लोग को समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था तुम लोग को उस वाले पार्ट में कि अब मैं तुमको कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट रजवाड़ों के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में तुरंत मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, तुम्हारी बुक में 3 दे रखे हैं, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, नई बुक में शायद से 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर वाला है ना, वो जम्मू कश्मीर वाला अब देखो हट गया मामला। ठीक है, तो इसीलिए वो मैं तुमको करवाऊंगा नहीं, बट फिर भी एक नजर उस पर मार लेना, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। जो सबसे ज्यादा जो 2 इंपॉर्टेंट है वो मेरे क्या है, हैदराबाद है और मणिपुर है। अब समझते हैं सबसे पहले हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद क्या था भाई, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई रजवाड़ा या प्रिंसली स्टेट था तो वो क्या था, हैदराबाद। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अमीर आदमियों को देखा जाए तो उसमें से सबसे अमीरों में से एक व्यक्ति कौन था, हैदराबाद का राजा। अब हैदराबाद के राजा को क्या बोला जाता था, निजाम बोला जाता था। और इस निजाम के पास जो खुद की आर्मी होती थी उस आर्मी को बोला जाता था रजाकर्स। ठीक है, वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्या बोला जाता था। अब देखो हैदराबाद क्या कहता था, ये चाहता था कि मैं अकेला रहूं, ना मैं इंडिया में मिलना चाहता हूं ना मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं। बट हैदराबाद के जो लोग थे उन लोगों ने अपने निजाम के तरफ मतलब रूलर के साथ बगावत करनी चालू कर दी, क्योंकि हैदराबाद के लोग चाहते थे कि वो किस में मिले, हैदराबाद इंडिया में मिले, बट उनका राजा नहीं चाहता था कि वो इंडिया में मिले। तो अब इंडिया के लोगों ने हैदराबाद के लोगों की मदद करनी चालू करी। क्यों? क्योंकि निजाम ने अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके हैदराबाद के लोगों को दबाने की कोशिश करी, उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करी। तो इंडिया वालों ने भी अपनी आर्मी का इस्तेमाल करा और उस निजाम के ऊपर क्या डाला, प्रेशर डाला, और एट द एंड निजाम को वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ा, और वो भी हैदराबाद हमारे इंडिया का क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट शहर बन गया। सेम चीज आ जाते हैं मणिपुर के लिए। अब मणिपुर हमारे ईस्ट इंडिया में आता है। यहां के राजा का नाम क्या था, बोधचंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट है, बोधचंद्र सिंह नाम था इनका। अब बोधचंद्र सिंह को मणिपुर के लोगों ने बोला कि हमारे मणिपुर में भाई करवाओ इलेक्शन। क्या करवाओ, इलेक्शन। तो बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर के अंदर इलेक्शन करवाया और 1948 में मणिपुर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हो गया कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करेगा और राजा भी काम करेगा। बट इंडिया की जो उस समय रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी कि मणिपुर एक राजा वाला शहर बने या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहे। तो कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसे एक्ट पास करने की कोशिश करी जिससे वो मणिपुर के राजा की पावर को छीनना चाहते थे, और वो इस काम में कामयाब हो गए। और एट द एंड मणिपुर को भी किसका हिस्सा बना लिया गया, इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। बट मणिपुर के लोगों को ना ये वाली चीज कांग्रेस की पसंद नहीं आई, और शुरुआत के 10-12 साल में मणिपुर और इंडिया की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, इनके बीच में चीजें बहुत ही ज्यादा क्या रही, गर्मा गर्मी रही है। वहां पे सिविल वॉर जैसी हालातें भी हमको देखने को मिलता है। आज के टाइम पे भी इवन क्या बोला जाता है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की उतनी अच्छी खासी नहीं बनती किसके साथ, इंडिया वालों के साथ। उसके पीछे का भी एक कारण क्या है, हमारा मणिपुर। तो ये 2 शहरों के बारे में मैंने बता दिया कि ये इंडिया में क्यों नहीं मिलना चाहते थे, फिर इनको इंडिया में कैसे मिलाया गया। अब ये यहीं तक था। अब लास्ट जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मतलब अब हमको इंडिया के शहरों को वापस से बनाना है। इस वाले पॉइंट को समझने से पहले मैं पहले मद्रास वाला तुमको फंडा बताता हूं। तो देखो पहले के समय पे जब इंडिया आजाद हुआ था तो मद्रास एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। मद्रास के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उनमें से एक भाषा क्या थी, तेलुगु। अब मद्रास के अंदर जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि हमको एक सेपरेट स्टेट दो। क्या दो, सेपरेट स्टेट। मतलब मद्रास से हमको हटा के एक नया शहर बना के दो जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोली जाएगी, तेलुगु भाषा बोली जाएगी। और इस मूवमेंट को करने के लिए पोटी श्रीरामुलु नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था पोटी श्रीरामुलु। उन्होंने अनशन करा और जिसमें उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और उनके मृत्यु के बाद हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उनके ऊपर प्रेशर आ गया था कि यार इतने बड़े लीडर की डेथ हो गई है मेरी वजह से, तो अब हमको इनकी मांग क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। तो 1952 में इनकी मांग को पूरा करा गया और मद्रास से एक नया शहर निकाला गया जिसका नाम क्या रखा गया, आंध्र प्रदेश रखा गया। अगर तुमसे पूछा जाए इंडिया में
पहला शहर कौन सा है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो तुमको बताना पड़ेगा आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर आ गए जिन शहरों ने भाषा के आधार पे अपने आप को अलग करने की मांग उठाई, जैसे पंजाब हो गया और भी सारे शहर हो गए। तो उन सारे शहरों की मांग को पूरा करने के लिए हमारे इंडिया की सरकार को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी, एक कमीशन बनाना पड़ा। कमीशन का मतलब एक आयोग बनाना पड़ा, जिस आयोग का नाम क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये किस साल बनाया गया है ये तुमको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूं। अब देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का सिर्फ एक काम था कि इंडिया के अंदर वो कौन कौन से शहर होंगे जिन शहरों का नाम या जिन शहरों को हम लैंग्वेज के बेसिस पे अलग करेंगे। तो इनका काम क्या था कि शहरों को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अभी के टाइम पे भी तुम देख लो, इंडिया के आधे से ज्यादा शहरों के नाम तुमको वो मिलेंगे जो भाषाएं वो बोलते हैं, जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, और तुम लोगों का क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो गया। ऐसे अलग अलग एरियो में क्या बोला जाता है, उन्हीं देश की मतलब उसी शहर की लैंग्वेज बोली जाती है। इसी समय पे क्या हुआ है, अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक क्या करा, एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है। इन लोगों ने प्रॉपर पूरा इंडिया घूमा, कहां पे कितनी डिमांड है, कहां पे क्या भाषा बोली जाती है, तो उन सबको उन्होंने एक रिपोर्ट में लिखा और उस रिपोर्ट को एक एक्ट बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया, जिस नियम का नाम क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये कब पास हुआ है, 1956 में। ये भी तुम लोग का एक मार्क्स के लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी एक्ट की मदद से आजादी के बाद इंडिया में सबसे पहले शुरुआत में 14 शहर बने और 6 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब यहां से भी तुम लोग ये भी देख सकते हो कि आज के टाइम पे टोटल इंडिया में कितने शहर हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं। ये भी एक नंबर के लिए तुम लोग कर लेना कि क्या पता अभी के टाइम पे पूछ ले कितने शहर और कितने यूनियन टेरिटरीज है। अब तो ये था हम लोग का पहले चैप्टर, बहुत आसान तरीके से तुम लोग को मैंने करवाया है, इसको देखो। इसके बाद एक चैप्टर रह जाएगा, उसको भी खत्म करते हैं, फिर हम दूसरी बुक पे आएंगे और उसको भी क्या करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से खत्म करने वाले हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो। चलो बाय।